एप्लीकेशन नंबर 2 देख रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ का। इसमें है डिराइव करना है हमको फॉर्मूला फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन इस बार मामला है एक करंट कैरिंग कॉइल का। एक करंट कैरिंग कॉइल का मामला है। तो हेडिंग पढ़ लीजिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट अ पॉइंट लाइंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो आसान है, बस इसके डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बाई चांस आप अगर बहुत सारी बातें इसमें हैं बताने वाली, अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप याद कर लीजिएगा डायग्राम को। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाना, अगर डेरिवेशन आया तो डायग्राम बनाना कंपलसरी हो जाएगा। और बाकी कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है, कैलकुलेशन में कोई खास दम नहीं है। मैं शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, ये एक करंट कैरिंग कॉइल है। आप कहोगे चपटी कॉइल नहीं है। एक्चुअली ये कॉइल 3D के हिसाब से मैंने बनाई है। ये कॉइल ऐसे है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये कॉइल इस तरीके से है, तो ये कॉइल का प्लेन एक्चुअली ऐसे है, तो सामने से जब आप देखेंगे तो हल्का सा ये बेंट शेप में दिखाई देंगे ऐसे, तो सर्किल है कुल मिला के। ठीक है, इस कॉइल का जो रेडियस है मैंने ए शो कर दिया है। ये इसका सेंटर है ओ इसका सेंटर है। ओ सेंटर से हमने इसका रेडियस दोनों साइड ए शो कर दिया है। इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि इसमें एन टर्न्स हैं। टर्न का मतलब ये वाला टर्न नहीं, टर्न का मतलब इस कॉइल में जो फेरे हैं तार के, वायर के जो राउंड्स लगे हुए हैं वायर के, वो एन है, यानी वायर को एन टाइम्स वाइंड किया गया है। अच्छा, अब हमें बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है, और बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके जो पी पॉइंट है, ये वाला यहाँ शो कर देता हूँ। ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये एक्सिस पे है, ये कॉइल की एक्सिस है, और ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ कैसे लगता है? ऊपर से देखिए, हमने एक करंट एलिमेंट लिया हमेशा की तरह आईडीएल लेंथ का। उस करंट एलिमेंट से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मान लीजिए आप। तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ आर होती है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज बना, तो √a² + x² आर की वैल्यू हो जाएगी। इन द सेम वे, अगर हम ये x है, ये है, और ये 90 डिग्री का एंगल एज्यूम कर लें, ठीक है, तो फिर से अगर यहाँ पे करंट एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पी पॉइंट पे अगर हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो r की वैल्यू फिर से √a² + x² आ जाएगी। समझ गए? यानी करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने दो जगह करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है। अब आप कहोगे सर अभी तक तो एक ही बार ले रहे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो बार भी ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करंट एलिमेंट आइडियल दो साइड ले लिया, उसका एक पर्पस है, अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। करंट एलिमेंट आइडियल जो है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी। मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं आपको, मैंने आपको पढ़ाया था बायो-सेवर्ट लॉ में वेक्टर फॉर्म dB = μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r3। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट होता है dB। और अगर आपको वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर आता है तो वो वेक्टर उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। यानी कि dB की जो डायरेक्शन होगी वो dl के भी परपेंडिकुलर होगी, और dB की जो डायरेक्शन होगी वो r के भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या है, गौर से देखिए, r, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये r है, तो इसका मतलब 100% ये dB की डायरेक्शन होगी। मैं फिर से बोलता हूं, dB dl और r दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल हमको किसके बारे में पता है, r के बारे में पता है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी पहले से ही r के परपेंडिकुलर, तो जिससे हमें ये आइडिया लग गया कि 100% इस वाले करंट एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। इसी तरीके से इस वाले करंट एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये हो जाएगी। ठीक, अब इस एंगल को हम लोग फाई एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल फाई है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर ये फाई है तो माय डियर इसको हम लोग कॉम्पोनेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री हुआ, समझने का प्रयास करिए। ये 90 डिग्री है, ब्लू कलर से बनाया मैंने। 90 ये है, 90 में से 5 चला गया, यानी ये वाला एंगल कितना बचा? 90 माइनस 5 बचा कि नहीं बचा? और ये देखिए, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का टोटल एंगल ये कितना बना है ब्लैक कलर से? देखिए आप, ये एंगल कितना बना है 90। तो इस वाली लाइन में इस लाइन के बीच 90 और ये 90, तो ये वाला एंगल कितना बचा? देखिए 90 माइनस 5, तो कुल मिला कितना हो गया 5, यानी ये एंगल यहां पे कितना है 5। बात समझ में आई? तो दूसरे साइड में भी बिना कैलकुलेशन किए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी को मैथमेटिक्स में समस्या है, समझने में दिक्कत है, तो कृपया वो याद कर ले, अच्छा रहेगा उसके लिए। चलिए अब कंपोनेंट कर देते हैं। डीबी का इधर कंपोनेंट कर देंगे, तो डीबी cos फाई, और इस साइड में कंपोनेंट आ जाएगा डीबी sin फाई। कंपोनेंट होने के बाद ये बेकार हो जाता है। इन द सेम वे यही इधर भी करेंगे, डीबी cos फाई इस तरफ आ गए तो फिर से डीबी sin फाई। अगर आप ठीक से देखें तो ये दोनों डॉटेड लाइंस डीबी cos फाई ऊपर और डीबी cos फाई नीचे शो कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल पे है, यानी जब इनको हम ऐड करेंगे, यानी वेक्टर सम होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, जब वेक्टर सम होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इक्वल एंड अपोजिट है, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और लगे हाथ आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जितने आप कंपोनेंट कर रहे हैं, देखिए मैं पर्पस बता रहा हूँ अपना, मैंने क्यों दो बार हमने दो एलिमेंट क्यों लिए, दो एलिमेंट की वजह से मैंने डिवाइड क्यों लिया, ताकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ अलोंग द एक्सिस वाले बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि इसको बार बार लिखने से बेटर है कि आप यहाँ पे ये समझिए कि P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो dB sin फाई को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे, यानी सारे एलिमेंट्स की वजह से हर बार भाई जितने बार आप दो एलिमेंट लेंगे हर बार dB sin फाई आता जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए उसको, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इस जगह पे पूरा पूरा आ जाएगा। यानी एक बात तो तय हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो अलोंग द एक्सिस ही आएगी ड्यू टू करंट कैरिंग। अब चलिए अब हम लोग डेरिवेशन पे चलते हैं, और ये आपका डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये चलिए, तो अब डेरिवेशन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सर, तो फ्रॉम फिगर P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन dB sin फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो BP बराबर इंटीग्रेशन dB का मतलब हो गया बाई बायो-सेवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हुआ sin फाई। चलिए अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए, और एक बात मैं यहाँ पे चलिए एक और बात क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको याद होगा बायो-सेवर्ट लॉ में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या होता है, थीटा होता है डीएल और आर के बीच का एंगल। अब इसके लिए थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं, ये कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ऊपर हमने एक ऐसा एक सेगमेंट ले लिया है पतला सा, आईडीएल, मान लीजिए ये आईडीएल है, ध्यान से देख रहे हैं, ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर हमने छोटा सा करंट एलिमेंट ये ले लिया है, ठीक है, और पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट इस जगह पे है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी,
तो हमने इस आईडीएल से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये थंब मेरा मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, ऐसे जा रहा है। ये क्या हो गया आईडीएल, ये क्या हो गया थंब हमारा आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो आईडीएल इधर है और आर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो थीटा होता है। आईडीएल ये है, फिर से देखता हूं, ये सर्कुलर कॉइल, ये करंट एलिमेंट, ठीक है, यहां पे है पॉइंट, ये हमारा गया पोजीशन वेक्टर, तो ये आईडीएल और ये आर, ये बीच का एंगल थीटा। थीटा देखिए कितना आया 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो इसको बोर्ड पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि 3D फिगर है। अगर अब भी ना समझ में आया हो तो फिर से मेरी सलाह याद कर लीजिए। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ये फॉर्मूला बन जाएगा बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है। आर की वैल्यू किसी भी जगह से आप निकालेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा सर कि ये तो नजदीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कॉइल ऐसे है, कहीं से भी देखेंगे हर जगह से डिस्टेंस कॉइल के वायर की बराबर ही आएगी, तो आर का स्क्वायर भी वही है, ठीक है। ओके, अब इंटीग्रेशन पे आ जाइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, इसलिए हम मिनिमम चीजें हम बाहर निकाल रहे हैं जो बिना डाउट के बाहर आ रही हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आई की वैल्यू कांस्टेंट, बचा डीएल, साइन थीटा साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, छोड़ दीजिए, बचा साइन 5, ठीक है, इतना बचा है। अब साइन 5 क्या है, क्योंकि साइन 5 देखिए साइन 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर हो गया, ए अपॉन आर। तो देखिए ना ए चेंज होने वाली चीज है ना आर चेंज होने वाली चीज है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां प्लेस कर देता हूं, बीपी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन 5 की जगह ए अपॉन आर और ये बचा डी है। बहुत आसानी से हो जाएगा, ए और आर दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब हो जाएगा, इंटू ए भी बाहर आ गया। अब इंटीग्रल क्या बचा डीएल, इंटीग्रल डीएल का मतलब हो गया डीएल 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 डीएल, सारे डीएल ऐड हो जाएंगे। तो जब सारे डीएल ऐड हो जाएंगे तो सारे छोटे छोटे लेंथ जब ऐड हो जाएंगे सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, और सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई ए। तो बिकॉज इंटीग्रल ऑफ डीएल इज सर्कमफ्रेंस व्हिच इज 2 पाई ए, देयरफॉर इट विल बी बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब इंटू ए एंड इट विल बी 2 पाई ए। आर की वैल्यू जब आप क्या रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, देखिए यह है। इसको जब आप यहां रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर की जगह ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 2 पाई अपनी जगह पे है, आई अपनी जगह पे। अब डायरेक्शन के बारे में फिर से मैं बता देता हूं। तो डायरेक्शन क्या है, आप देख ही रहे हैं कि डायरेक्शन देखिए, ये हिस्सा पीछे, ये हिस्सा आगे है, ये हिस्सा पीछे है, ये हिस्सा आगे, तो करंट ऐसे जाएगी। फिर से वही राइट हैंड थंब रूल अलग तरीके से, ये हिस्सा पीछे है तो आप पीछे की तरफ फिंगर ले जाइए, और ये वाला हिस्सा आगे की तरफ है, ऐसे इसको ऐसे लेके आइए, तो थंब किधर आ गया, इस तरफ। देखिए मैं ऐसे करके दिखाता हूं, ये मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ना समझ में आए तो बार-बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कॉइल है, इसमें करंट अगर ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाइए, थंब आपका डायरेक्शन बता देगा। इसीलिए मैंने लिखा है डायरेक्शन के लिए अलोंग द एक्सिस रहेगी डायरेक्शन, और बाय राइट हैंड थंब रूल इसको दिया जाएगा। एक और केस कि अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n है, तो मैंने कहा था, मैंने पहले भी पढ़ाया फिर बता रहा हूं कि n यानी जितनी बार करंट के टर्न्स हो जाते हैं, जितनी बार वायर के टर्न्स हो जाते हैं, करंट का इफेक्ट उतने गुना बढ़ जाता है। भले ही करंट उतनी रहती है,
सपोज 100 टर्न्स हैं और करंट सिर्फ 2 एम्पियर है, तो वो 200 टाइम हो जाएगी तुरंत, मतलब वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी 2 एम्पियर करंट 100 टर्न की वजह से 200 एम्पियर के बराबर काम करती है। ठीक है, इसलिए हमने n के साथ i मल्टीप्लाई करके रख दिया, डायरेक्शन का खेल अब भी वही है। तो ये पूरा डेरिवेशन हुआ।